हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूँ। आपको कोई भी क्वेरीज आप तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, दीक्षा नेगी 306। मेरे फेसबुक पेज ही फॉलो कर सकते हैं, दीक्षा @दीक्षा 2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें आपको यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स का मटेरियल जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा, और वो आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं इन दिस PDF फॉर्म। तो आज हम वीडियो की देखिए कंटिन्यूएशन करेंगे। हमारे लास्ट लेसन में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एग्रीकल्चर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज के लेसन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बेसिकली ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? हमने देखिए लास्ट लेसन में पढ़ा था, आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं। तो बेसिकली ये इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके अंदर आयकर आता है। आयकर क्या है? इसको देखिए, इसकी शुरुआत 16 जुलाई 1929 में करी थी एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो इसको सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो आयकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बेसिकली इसका काम क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज, इन सब से रिलेटेड ये अपनी गाइडेंस देता है एंड रिसर्च करता है, एंड ऑल्सो जो एजुकेशन इन रिलेटेड दिस फील्ड उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए, उसमें जो मेजर रोल था वो आयकर इंस्टीट्यूट का ही था, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है, एंड इट हैज़ समवेयर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने एक पोर्टल के डेवलपमेंट किया। पोर्टल है NBSS भूमि। बेसिकली इस जियो पोर्टल में आपको थीमेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि आप बहुत सारे जो हमारे इंडिया में देखिए बहुत सारे जो हमारे इंडिया में रीजन्स उसको डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट फिजियोग्राफिक फॉर्म्स। तो मेजर फिजियोग्राफिक फॉर्म्स एंड सब जियोग्राफिक रीजन्स जो हैं ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स 2015, देन एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स हमारी देखिए इन सब का डिवीजन किया हुआ है हमारे डिफरेंट रीजन्स का ऑन बेसिस ऑफ मे बी क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जब हम अपने फिजियोग्राफी को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये सारे डिफरेंट रीजन्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको थीमेटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कहाँ पे? इस जियो पोर्टल में, जिसका नाम है NBSS भूमि, जिसको नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने बनाया है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने एक और एंड्रॉयड बेस्ड एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करी ऑन GIS प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करती है? ये लैंड यूज़ प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये आपको सॉइल से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आप अपनी लैंड किस तरह से आपको यूज़ करनी है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये एक विलेज लेवल के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। डायरेक्टली जो आपके फार्मर्स एट द विलेज लेवल सीधे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, बेसिकली उनके बनाई गई थी फॉर ओनली गुजरात। ये गुजरात के लिए शुरू गई थी और किसने करी थी? NBSS एंड LUP। जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड। तो ये देखिए ये क्या है? इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये भी एक क्या बोलते हैं काइंड ऑफ, इससे ना ये एक टाइप का मैप है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इस मैप में आप जब देखेंगे तो इस मैप में आपको डिफरेंट कैटल से रिलेटेड जो कैटल्स हैं उनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, एनिमल्स की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। तो एनिमल्स की डिफरेंट ब्रीड्स कौन कौन से एरिया में उन्होंने कौन से हैबिटेट एक्वायर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी एनिमल से रिलेटेड, कोई भी डिफरेंट ब्रीड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू देयर हैबिटेट, then you can see this on this map। तो इस मैप में दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमारा GPS मैप होता है, हम उसमें एरिया लोकेट करते हैं, उसी तरह से आप अलग अलग एनिमल्स की ब्रीड को लोकेट कर सकते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा
पॉपुलेशन बढ़ती गई, आप सभी को पता है, हमारी फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आने लगी, तो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी हमारी डिमांड्स शुरू होने लगी एंड फिर नई नई हाइब्रिड टॉलरेंट ब्रीड्स की शुरुआत हुई। ठीक है, हमारे जो नई नई वेराइटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्शन के अलग अलग वेराइटीज़ की शुरुआत करी गई, सो दैट वो जो क्योंकि विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी नई नई, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजर सिस्टम शुरू हुआ, स्पेशली पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वहाँ से फिर हाइब्रिड्स टॉलरेंट नई टाइप की वेराइटीज़ की शुरुआत करी गई एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेजेंटली हमारे पास 28 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है। ऑयल सीड्स की 32 पल्सेस की है, 24 कमर्शियल क्रॉप्स की हैं, जिनको जब रिलीज़ किया गया इनको रिलीज़ किया गया फॉर कल्टीवेशन इन डिफरेंट एग्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, उन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्रो इकोलॉजीज एरिया में, रीजन्स में इनकी शुरुआत करी गई, इनको कल्टीवेट किया गया एंड इसका मेन एजेंडा क्या था कि हमारे जो क्रॉप है उसका इम्प्रूवमेंट हो, जो डिजीज़ेज हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकें और ऐसी जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड टॉलरेंट हो। तो बेसिकली हमारा ये एजेंडा था सो दैट हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन उसको कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाए। लाइफ स्टॉक की बात करें तो देखिए विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी डिमांड ये भी इंक्रीज़ हुई कि देखिए हमारे जो इंडिजीनियस कैटल्स है, यानी कि इंडियन जो ब्रीड है कैटल्स की, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनमें इतना ज़्यादा उनसे प्रोडक्शन नहीं होता था। तो एक नई कंसेप्ट शुरू हुआ, कंसेप्ट था जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमारे जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स है इनका हम जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन करके इनको ज़्यादा क्या बनाएंगे, ज़्यादा इनका इम्प्रूव करेंगे, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो मेन फोकस किस पे रखा गया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ गीर, कनक्रेज एंड साहिवाल कैटल्स जो थे इन पे इम्प्रूवमेंट की बात शुरू करी गई। उसी तरह से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम जो था इसकी शुरुआत करी गई। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गोट के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है एंड ये 13 ट्राइबल विलेजेस में है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए अगर आप मेजर बात करें तो जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से इंटरलिंक्ड है। तो एग्रीकल्चर समवेयर इज लिंक टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो दे बोथ आर इंटरेस्टिंगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CSO का हम एस्टिमेट देखें तो CSO के अकॉर्डिंग अगर हम करंट प्राइसेस में लाइफ स्टॉक सेक्टर का आउटपुट देखें, उसका प्रोडक्शन देखें, तो 2015 से 16 के टाइम में उसका प्रोडक्शन था 5,91,691 crore and which is 28.5% of the टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन है उसका 28.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो किससे आता है, लाइफ स्टॉक से आता है, ऐसा CSO का एस्टिमेट था। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज की बात करें तो देखिए ये सारे ही सेक्टर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनसे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये सारे ही सेक्टर्स इंटर रिलेटेड है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, दे आर मे बी कैटल रियरिंग पीपल, या जो लोग डेयरी में इन्वॉल्व हैं या जो बस फिशरीज़ करते हैं, तो उनकी जो पूरी लाइफ होती है वो उस पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए हमारी सोशल इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए ये सारे ही सेक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो डेटा देखें तो हमारे वहाँ पर अराउंड 300 मिलियन बोवाइंस हैं, 65.07 मिलियन शीप हैं, 135.2 मिलियन गोट है और अराउंड 10.3 मिलियन पिग्स है एज पर 19th लाइफ स्टॉक सेंसस। तो अभी हम लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन अभी देखो हमने CSO का डेटा देखा था जिसमें हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन में 28.5% लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का रोल है। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2016-17 एंड 2017-18 कितना था, 165.4 मिलियन टन्स था एंड ये ड्यूरिंग 2016-17 था एंड उसके बाद 2017-18 में 76.3 मिलियन टन्स, शोइंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.62%। तो हमने कितना यहाँ पे ग्रोथ देखा था, 6.62%।
एंड वहीं पे अगर हम बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें मिल्क की, तो इट इज़ अराउंड 375 ग्राम्स पर डे। तो 2017-18 के बीच में अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें मिल्क की, तो वो थी 375 ग्राम्स पर डे। वहीं अगर देखिए तो हमने मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, तो पिछले 40 सालों में हमने अपने जो पोल्ट्री फार्म है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा है। देखिए पहले बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में पोल्ट्री फार्मिंग करी जाती थी, बट विद न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस हमने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ का इंटरवेंशन देखा, जिसकी वजह से साइंटिफिक वे में लोगों ने पोल्ट्री का प्रोडक्शन शुरू किया एंड इट हैज़ सीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द पोल्ट्री प्रोडक्शन। वूल की प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए अगर आप 12th प्लान की स्टार्टिंग की बात करेंगे 2012-13 की, तब हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा था इन वूल प्रोडक्शन। बट जैसे जैसे हमारा एंड आने लगा 12th 5 ईयर प्लान का, स्पेशली 2014 के बाद हमने डिक्लाइन देखना शुरू किया। तो पहले देखिए आप देख सकते हैं 12th 5 ईयर प्लान की शुरुआत में अराउंड 48.1 मिलियन केजी वूल था, वहीं जाके ये 2016-17 में कितना हो गया 43.5 मिलियन केजी। तो आप देख सकें कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर 2017 और 18 की आप बात करेंगे तो 2016-17 के टाइम में आपको वूल के प्रोडक्शन बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ में देखने को मिलेगा। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो मीट प्रोडक्शन 12th 5 ईयर प्लान की शुरुआत में 5.95 मिलियन टन्स था, जो कि फर्दर इंक्रीज़ हुआ और 2017-18 में 7.7 मिलियन टन्स हमें देखने को मिला। तो बेसिकली अगर आप नेगेटिव ग्रोथ या डाउनफॉल देखें तो आपको एक मेजर सेक्टर मिलेगा जो कि है वूल प्रोडक्शन। फिशरीज प्रोडक्शन देखें तो देखिए इंडिया की कोस्ट लाइन आपको पता है कि काफ़ी लॉन्ग है एंड जिसकी वजह से एक तो हमारी कोस्ट लाइन काफ़ी लॉन्ग है, प्लस हमारे इनलैंड वाटर रिसोर्सेज काफ़ी हमारे पास ज़्यादा हैं। बहुत सारे लेक्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इस वजह से हमारी जो फिशरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फिशेस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। अगर हम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में आपको पता है भी, हमने ये सारा डेटा पढ़ा, तो ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हमें अपना जो लाइफ स्टॉक है उसके थोड़ा सा ग्रोथ करना है इस सेक्टर को, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा अपना भागीदारी देता है, इतना ज़्यादा इसका वो इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। तो हमें रियलाइज़ हुआ दैट वी नीड टू डेवलप दिस सेक्टर, द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014-15 में एक मिशन की शुरुआत करी गई जिसका बोला गया नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन एंड ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, और इसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया 2800 करोड़। तो अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक मिशन का मेन एम क्या था, इसका एम था कि जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक वे में हो रहा है एंड ऑल्दो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, बट हम प्रॉपर इसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहें तो इसको और अच्छे से साइंटिफिक वे में डेवलप करके हम और अच्छे से इसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या एम रखा, हमने एम रखा कि हम लाइफ स्टॉक सेक्टर को सस्टेनेबल वे में इसका डेवलपमेंट करेंगे और हमारा जो फूड एंड फॉडर होता है, यानी कि जो हम अनाज जो खिलाते हैं अपने कैटल्स को, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करेंगे। ठीक है, रिस्क जो भी इन्वॉल्व है इन दिस सेक्टर उसको हम कहीं ना कहीं कवर करने का ट्राई करेंगे, काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फ्लो करेंगे सो दैट वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सके, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर उनको आप चीप इंटरेस्ट रेट्स में आप क्रेडिट फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंदर 4 सब मिशंस भी आते हैं। इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं, वो हैं सब मिशन ऑफ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, देन पिग्स डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मोस्टली डेवलपमेंट किसके बारे में बात करी गई, पिग डेवलपमेंट एंड फूड एंड फीड डेवलपमेंट भी इसके अंदर आता है। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन भी इसके अंदर आता है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन।
लाइफ स्टॉक हेल्थ के बारे में बात करें तो देखिए क्या हुआ कि जब हमने इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स की इम्प्रूवमेंट, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात करी गई, तो हमने एक नई टेक्निक लेके आई जो हमने शुरू किया यहाँ पे, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, जो एग्जॉटिक डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि जो पहले इंडिया में कभी देखने को नहीं मिली थी, ऐसे डिजीज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये रहा कि हम किस तरह से इन डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज डिजीज़ेज़ हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो इस वजह से हमने क्या किया, अलग अलग हॉस्पिटल्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स शुरू किए, एंड स्पेशली मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगी। फर्स्ट एड सेंटर्स की शुरुआत करी गई। अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में वेटनरी ड्रग्स या वेटनरी रिलेटेड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, तो वो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए इंसानों के लिए जो भी ड्रग्स या जो भी वैक्सीन्स बनती हैं उसको भी एक रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है। उसी तरह से जो वेटनरी रिलेटेड ड्रग्स और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें तो पहला लाइफ स्टॉक सेंसस जो हुआ था उसको 1919 से 1920 के बीच में कंडक्ट किया गया था, एंड सिंस देन क्विनक्वेनली यानी कि हर 5 साल में हर एक स्टेट्स और यूटीज़ में इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड यही एक सबसे रिलायबल सोर्स है जिसके थ्रू हम डिपेंड कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। तो भी लास्ट देखिए जो था 20th सेंसस था जिसको 2019 में कंडक्ट किया गया था इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके हिसाब से जो हमारा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, बाय 4.6% इंक्रीज़ हुआ है। 536 मिलियन, देखिए पहले 2012 में 512.06 मिलियन था और वो कितना इंक्रीज़ हो गया है, अब 536 मिलियन हो गया, यानी कि अराउंड 4.6% का हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। फिशरीज़ की बात करें तो देखिए अभी हमने बात करी थी कि इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, प्लस इनलैंड वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में फिशेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर में भी अगर हम देखें इंडिया एक्वाकल्चर में भी सेकंड आता है, एंड इट रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद एक्वाकल्चर फिशिंग में इंडिया सेकंड है। अगर टोटल फिश प्रोडक्शन की बात करें ड्यूरिंग 2017 एंड 18 तो ये था अराउंड 12.61 मिलियन मेट्रिक टन विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8.92 मिलियन मेट्रिक टन फ्रॉम इनलैंड सेक्टर, यानी कि इनलैंड सेक्टर, इनलैंड ड्रेनेजेस जो होती हैं, मे बी इनलैंड रिवर्स हो गई या लेक्स हो गए, उनसे फिशेस का कितना कंट्रीब्यूशन है वो है 8.92 मिलियन मेट्रिक टन। वहीं अगर मरीन सेक्टर हम देखें जैसे सी जो कोस्टल एरियाज़ है उसमें देखें तो वो है 3.69 मिलियन मेट्रिक टन। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनलैंड कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मरीन सेक्टर। अगर हम बात करें इनलैंड फिशरीज़ का तो इनलैंड फिशरीज़ में काफ़ी एक शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम कैप्चर फिशरीज टू एक्वाकल्चर, क्योंकि पहले अब देखिए प्रॉपर ना साइंटिफिक वे में लोग एक्वाकल्चर करते हैं, ठीक है, एंड इट इन अ मोर साइंटिफिक वे। तो ये हमें एक काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है। एंड नाउ फ्रेश वाटर अगर एक्वाकल्चर की बात करें तो इनलैंड फिशरीज़ में एक्वाकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है वो है 34%। तो एक्वाकल्चर इज़ मोर और लाइक एक्वेरियम, तो जैसे ये एक आर्टिफिशियल लेक टाइप आप बोल सकते हैं जिसमें ये लोग फिशिंग करते हैं। तो अगर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो यही हमने एक साइंटिफिक शिफ्ट देखने को इंडिया में देखा है। और इनलैंड फिशरीज़ में 34% किसका होता है, वो एक्वाकल्चर का होता है। एंड स्पेशली मिड 1980s के बाद इसका जो प्रोडक्शन है, फिशरीज़ प्रोडक्शन फ्रॉम एक्वाकल्चर, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। एंड इट हैज़ एमर्ज एज अ मेजर फिश प्रोड्यूसिंग सिस्टम। एक्वाकल्चर जो है वो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, फिश प्रोड्यूसिंग सिस्टम है। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत करी गई। क्यों शुरुआत करी गई, बेसिकली ये जो एजेंसी है ये फिशरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग
एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू द बेनिफिशरीज। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर ओवर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। MM अकेडमी आपको आज ही डाउनलोड करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM अकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM अकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।